Hello friends, good day to you all. I am Ashish here to present you an audio lecture on polity. So the topic of this lecture is sources of Indian Constitution. हाँ तो again this is a topic and very small one. You can always expect at least one or two question from this topic. तो ये होता क्या है कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। अब जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी फीचर्स हैं कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं। जैसे फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नर की ऑफिस कहाँ से ली गई है, या पार्लियामेंट गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है। तो क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए रखा गया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया कि जब जो प्रीवियस डेमोक्रेसीज थी, मतलब यानी कि जो हमसे पहले बन चुकी हैं या जो पहले की डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका है, तो उनको स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उनमें से उनको जो वेस्ट लगा सभी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो चीज़ें पुट की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जाके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं और किस कंट्री से ली गई हैं, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, इस चीज़ का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला सोर्स है, तो हम पहले सोर्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उन फीचर को थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे कि सोर्सेज क्या है और जो फीचर बोरोड है वो क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इंडिया में जब सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड हाई हो गई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था। तो उसमें क्या क्या फीचर होंगे ये सब इसमें तो वो फीचर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ बोरो कर लिए गए हैं, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फर्स्ट फीचर है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम क्या है कि शेयरिंग ऑफ पावर्स रहेगा बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो मतलब एज ए हम जानते हैं कि हमारा इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, फेडरल इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, सॉरी। तो इस फेडरल में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जब फेडरल इसमें शेयरिंग ऑफ पावर्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डिवाइड कर दी जाती हैं पावर्स। तो अभी क्या है कि तीन लिस्ट में इंडिया की पावर्स डिवाइडेड है, मतलब फेडरल पावर डिवाइडेड है। जैसे कि तीन लिस्ट कौन कौन सी है, वो सेंट्रल लिस्ट या जिसको हम कह सकते हैं यूनियन लिस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी लॉज आते हैं, सॉरी, जो भी सब्जेक्ट मैटर आता है उस पर जो लॉ है वो सेंटर बनाएगा। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उन पे जो लॉ है वो कौन बनाएगा, सेंटर। तो जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट, डिफेंस आ गया, रेलवे आ गया, एटॉमिक एनर्जी आ गया, एटसेट्रा, या हाईवेज की बात करें। अब स्टेट लिस्ट है। अब स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं और इन पे लॉ कौन बना सकता है, इन पे जो लॉ बनाएगा, जो लॉ रेगुलेट करेगा, वो स्टेट होगा। और किन किन सब्जेक्ट पे हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड पे हो सकता है, पब पब्लिक ऑर्डर पे हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। फिर आता है कंकरेंट लिस्ट। इस पे क्या होता है, कंकरेंट तीसरी लिस्ट है और इसमें 52 सब्जेक्ट मैटर हैं और इस पे जो लॉ है वो दोनों लोग बना सकते हैं, मतलब स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। तो ये पहला हो गया फेडरल स्कीम या फेडरल स्ट्रक्चर। कहाँ से लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था 1935 से। सेकंड है ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो कि हर स्टेट में एक ऑफिस ऑफ गवर्नर होगा, गवर्नर होगी, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फिर क्या है, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों में कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो जर्मनी से लिया गया है। नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वो चीज़ ली गई, वो फीचर बोरोड किया गया जो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम हमारे जो फंडामेंटल, जो मूल भूत अधिकार होते हैं उनको ले छीन लिया जाता है सरकार के द्वारा, वो जर्मनी से लिया गया है, वो जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, सेकंड हमारा सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, अब तुम लोग बता दूं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का अनरिटन और मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको लिखा ही नहीं गया है, उसको बस लोग वहाँ के फॉलो करते हैं।
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी। इस ये चीज़ कहाँ से भी फीचर की गई है, सॉरी, ये फीचर को कहाँ से बोरो किया गया है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ पे जिसकी मेजॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, वही कंट्री को रन करेगा या स्टेट को रन करेगा। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। द नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। अब जो जो लॉ बनेंगे वही रूल होगा, तो ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, थर्ड वन, सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा, ये सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? अब सिंगल सिटीजनशिप भी क्या लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, ठीक है। ब्रिटिश एक यूनिटरी फॉर्म की गवर्नमेंट, यूनिटरी वो स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट में रन होती है, ठीक है। और अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, इंडिया कॉजी फेडरल है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि कुछ चीज़ें अमेरिका की इंडिया फॉलो करता है और कुछ चीज़ें ब्रिटिश की इंडिया फॉलो करता है। तो उनमें से जो ब्रिटिश की फॉलो करता है उनमें से मैं यूँ कहूँ, ये जो फीचर है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब इस कोई भी आदमी जो विद इन द इंडियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी के अंडर रह रहा है तो उसके पास एक ही सिटीजनशिप होगी। मतलब जो नागरिकता का अधिकार होगा या उसकी जो आइडेंटिटी होगी, पहचान पत्र होगा, एक ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका जैसे उत्तर प्रदेश का है या यूपी का है, महाराष्ट्र का है, तो उसके पास महाराष्ट्र की आइडेंटिटी भी हो, सिटीजनशिप नागरिकता हो, और उसके पास इंडिया की भी सिटीजन, नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि डुअल जो सिटीजनशिप है वो अमेरिका में होती है कि उसके पास जैसे स्टेट की भी सिटीजनशिप है और एज ए कंट्री की भी सिटीजनशिप है। तो यहाँ पे नहीं होता है एज, क्योंकि जो हमारा सिंगल सिटीजनशिप का जो फीचर है वो बोरो किया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म। अब बाई कैमरलिज्म क्या होता है कि एक पार्लियामेंट में दो हाउस रहेंगे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, तो इसको कहते हैं बाई कैमरलिज्म। तो ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। थर्ड सोर्स है हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कि तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? तो फंडामेंटल राइट्स हमने वहाँ से लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमने वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो मैं बताया था कि ब्रिटिश से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ चीज़ें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। ब्रिटिश में जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं है, वो मोनार्क के अंडर आता है, लेकिन वहाँ का बहुत रिजिड है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ब्रिटिश की जुडिशरी उसके मोनार्क के लिए उसकी डेथ साइन कर देती है, वो बिना उस राजा या किंग के साइन किए गए वो डेथ मंजूर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इतना मतलब रिजिड है, इतना टाइट है कि वो डेथ अपनी साइन करता ही करता है। जबकि अगर वो डेथ साइन ना करे या उस डेथ पे अपने डेथ वर्डिक्ट पे साइन ना करे तो उसकी डेथ सॉरी उसका ये वर्डिक्ट मंजूर नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी करता है। तो मतलब जुडिशरी वहाँ की अंडर आती है मोनार्की, बट रिजिड है काफ़ी, ठीक है। बट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, मतलब जुडिशरी एकदम स्वतंत्र है किसी भी चीज़। जुडिशियल रिव्यू है, ये क्या होता है? इस पे मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जो भी लॉ अमेंड किया जाता है स्टेट के द्वारा, अगर वो लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसको उस लॉ को इलीगल बोला जाता है। ये जुडिशियल रिव्यू होता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना, इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है। जब प्रेसिडेंट का ऑडियो बनाऊंगा तो आप उसमें समझेंगे। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इन सब जो बड़े जो इन सबको अपनी अपनी पोस्ट से जो रिमूवल करने का जो प्रोसेस है वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से क्या क्या लिया जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डीपीएसपी, वो भी क्या है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो राज्यसभा में मेंबर्स कैसे जाएंगे, ये जो प्रोसेस है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड
तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, उसका मेथड क्या है, ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है। जैसे कि जानते हैं इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है भारत के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं। वो जब प्रेसिडेंट के लिए लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। सेकेंड सोर्स है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इस टर्म को आप समझ लीजिए। जैसे यूएस का एक फेडरलिज्म है, वहाँ पे सेंटर के पास इतना स्ट्रांग नहीं है। वहाँ पे जैसे क्या होता है कि हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कंपेयर करते हैं एक दो कंट्रीज़ का, ठीक है, फेडरेशन या फेडरलिज्म, वहाँ का फेडरलिज्म, इधर का संघीय ढांचा दूसरे कंट्री का और दूसरी कंट्री का। तो कनाडा का और यूएस का हम अगर डिस्कस करें तो हमने कनेडियन फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कनाडा में क्या है, सेंटर स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे कि वही जो अप्लाई किया है इंडिया में, कि इंडिया में कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, बट यूएस में ऐसा स्टेट के पास अधिकार है कि यूएस में अगर स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया फॉर एग्जांपल चाहे तो यूएस से अलग हो सकता है, तो ये उसके पास उसको फ्रीडम है। बट इंडिया ने कौन सा ऑप्ट किया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, तो स्टेट में जो गवर्नर्स को जो अपॉइंटमेंट होगी वो सेंटर करेगा। ये भी जो फीचर है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ से क्या क्या लिया गया, हमने कंकरेंट लिस्ट ली गई है। जो हमने तुम्हें बताया है आप लोगों को कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसके सब्जेक्ट मैटर हैं, उस पर जो लॉ अमेंड का लॉज को जो रेगुलेट कर सकता है वो सेंट्रल स्टेट दोनों लोग कर सकते हैं। तो ये फीचर भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग जो आर्टिकल 108 के तहत आती है, 108 के तहत, जहाँ जिसको प्रिसाइड प्रेसिडेंट करता है, दोनों हाउस की मीटिंग होती है अब किसी भी इम्पोर्टेंट इशू पे, तो वो भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सेवेंथ है नेक्स्ट सोर्स है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अब इसमें क्या होता है कि पहला हमने जो पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं, लेकिन क्या है कि जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, भाव के मूलभूत अधिकारों को जो गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाता है इमरजेंसी के आपातकाल की स्थिति में, तो वो कहाँ से, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा सोर्स है इसके बाद यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, अभी क्या है, अभी रसिया है। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मतलब एक सिटीजन की इसकी कंट्री के प्रति क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो यूएसएसआर से लिया गया। ये फीचर कहाँ से लिया गया, ये रसिया से लिया गया है। आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो सबको सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जस्टिस मिलना चाहिए, जो ये प्रेम्बल में इंक्लूडेड है, जो हम पहली लाइन पढ़ते हैं, वो भी रसिया से लिया गया है कि सबको सामाजिक रूप से सबको जस्टिस मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कि यहाँ से क्या क्या लिया गया, रिपब्लिक्स एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी। जब पहले यूरोप भी क्या था, डेमोक्रेसी में नहीं था, मोनार्क था, तो वहाँ पे जो फिलोसफर्स या जो राइटर्स, तो जो उन्होंने जो सबसे पहले ये आइडियाज़ वहीं से फ्रेंच से ही निकले थे। ये 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में जब जीन जैकेस रोसो जैसे लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, या लॉज ऑफ नेचर दिया था कि एवरी मैन इज़ बॉर्न फ्री, जैसे आइडियाज़ दिए थे, तो ये वहीं से शुरू हुआ है कि जहाँ पे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बराबरी का और सबको अपनी क्या कहते हैं फ्रीडम से रहने का जो अधिकार है, या ये जो आइडिया है वो फ्रेंच से ही आया है। तो ये फ्रेंच से कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं। तो नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सोर्स है नेक्स्ट हमारा, कि वहाँ से हमने क्या लिया गया है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ बनाना है, कोई लॉ रेगुलेट करना है, कोई नया लॉ रखना है, तो उसको अमेंडमेंट कैसे किया जाए, उसको अमेंड कैसे किया जाए इसमें, तो वो भी हमने कहाँ से लिया गया है,
साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और नेक्स्ट है इसमें इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन का मेथड क्या होना चाहिए, वो भी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ अमेंड होता है, उसके बाद जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो स्टेब्लिश्ड होता है, कोई भी लॉ इनेक्ट किया गया है तो उसको कैसे फॉलो करना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो ये भी जो फीचर है वो भी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो हमने आपको लगभग सारे फीचर्ड और उनके सोर्सेज बता दिए। तो ये बस इतना ही टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत फंबल हुआ है उसके लिए सॉरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से मतलब एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। सो आई होप यू ऑल लाइक इट, यू विल ऑल लाइक इट। तो अगर अच्छा लगा है तो मेंशन करें, तो जिससे क्या है कि मैं और भी ऐसा कुछ बनाता रहूँ। एक दो जगह फंबल है उसके लिए अगेन मैं सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।